और वहाँ से एक बहुत बड़ा बिजनेस को सेटबैक आया था। इट वाज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जिस दिन मेरी पहली फ्लश फ्लश बोलते हैं जब मशरूम की एक टोटल आता है, फ्लश रेडी फॉर सेल थी, द सेम डे फर्स्ट लॉकडाउन हैपन हुआ था। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आई थिंक वुमेन को बाहर निकलने से सबसे पहले ये चीज रोकती है। लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। हाउ कैन अ यंग लेडी इज कमिंग एंड गिविंग मी ज्ञान कि आप ऐसा कर लो सर, ये खेती ऐसे नहीं करना चाहिए। कैनिंग इज एक्चुअली वेरी ओल्ड प्रोसेस, एज ओल्ड प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के भी कैन स्टिल अगर मिल रहे हैं तो उसमें फूड अंदर इंटैक्ट होता है। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी इस जर्नी में आपकी फैमिली का, आपके पार्टनर का क्या सपोर्ट रहा? हेलो दीप्ति जी, वेलकम टू माय शो करियर टॉक्स विद बैठा। कैसे हो आप आज? हाय बरखा, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर, इट्स माय प्लेजर। आई एम रियली गुड, हाउ आर यू डूइंग? आई एम ऑल्सो गुड। तो दीप्ति जी, आपका आज इतना बड़ा आपने एग्रीटेक स्टार्टअप शुरू किया, आपने अपनी कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ा और आपने किसान बनने का सोचा। तो ये इतना बड़ा रिस्क लेने का फैसला कैसे कैसे हुआ? पहले तो ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगी कि मेरा एक अपना छोटा सा बिजनेस है जिसमें हम फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। सो बिफोर कमिंग इनटू दिस वेंचर, मैं अपना एक कॉर्पोरेट जॉब थी मेरी, लास्ट 10 ईयर की कंफर्टेबल एक जॉब प्रोफाइल थी मेरी जो मैं कॉर्पोरेट में वर्क कर रही थी। बट विथ सम फैमिली रीजंस एंड विथ सम कॉलिंग, बेसिकली एक तो दिल्ली नोएडा में पॉल्यूशन का इशू भी बहुत था, प्लस आई हैड अ न्यू बॉर्न सन जिसको एस्थेमिक इशू हो गया था। सो एक्चुअली वो एक टर्निंग पॉइंट था दैट आई वांटेड टू मूव बैक टू द रूट्स। आई डोंट वांट टू स्टे हेयर नोएडा में, दो आई हैड अ कंफर्टेबल लाइफ, बट पॉल्यूशन एक मेजर सेटबैक था। उसके लिए आई हैड डिसाइडेड कि अपना कुछ एक अलग शुरू करना है। मेरे पास एक अच्छा रिटेल का एक्सपीरियंस था बिकॉज दैट वाज माय वर्किंग प्रोफाइल, बट कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कुछ सेफ फूड, नेचुरल फूड के थ्रू जाना था। तो बेस्ट रूट वॉज कि जब तक आप उगाओगे नहीं तब तक आप फूड को समझ नहीं सकते हो। करेक्ट। तो बहुत छोटे से शुरू किया था, एक पॉली हाउस, पहले ओपन फील्ड फार्मिंग की, उसके बाद अपना थोड़ा सा जस्ट बिकॉज फ्रॉम दैट टेक्निकल बैकग्राउंड, सो यू वांटेड टू गेट इनटू कि एक ट्रेडिशनल सिर्फ फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। सो देन आई वेंट ऑन टू सम ट्रेनिंग्स जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग थी, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं विद द लैंड। तो वहाँ पे फिर अपना पॉली हाउस ओपन किया, नेट हाउस किया, ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की फार्मिंग शुरू की थी, जैसे कि बेल पेपर्स हो गया, चेरी टोमेटोज़ है, इंग्लिश क्यूकुम्बर है, उस टाइप ऑफ। तो दीप्ति जी, मैं जानना चाहूँगी कि फिर आपकी स्कूलिंग और आप कहाँ से हैं, कैसे आपका कॉलेज रहा, थ्रू आउट आपकी एजुकेशन कैसे रही, तो उसके बारे में प्लीज़ शेयर कीजिए। तो बरखा, माई फादर इज़ इन टू CISF, ओके। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो थ्रू आउट माई चाइल्डहुड मैंने पूरा इंडिया घूमा है। आई नेवर बीन टू अ सिंगल प्लेस। तो जो आप कह रहे हो ना, जो घूमने का या कुछ करने का, सीखने का कहाँ से आया, आई थिंक वो मुझे लाइफ की बिगनिंग से मिला। तो पापा का जो कैरियर चॉइस थी, एंड एज अ फैमिली वी आर ऑलवेज देयर विथ हिम। वो असम में रहे, हम बिहार में रहे, वी हैड टू साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, दिल्ली, ऑल द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया आई हैव कवर्ड अंटिल जब तक मैंने क्लास 12th पास की, वो मैंने उड़ीसा से की थी। तो एक चीज़ों को समझने का, जानने का, वहाँ से ही एक शुरुआत हो गई थी मेरी। उसके बाद आई डन माई पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इंदौर, वहाँ से ही मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था। सो आई स्टार्टेड माई कॉर्पोरेट कैरियर वहीं डायरेक्ट आफ्टर द कॉलेज। ओके। तो आपको लगता है कि अगर आप कॉलेज के या स्कूल के जस्ट बाद ही आप एक फार्मिंग स्टार्ट कर देते, तो आज ये एक्सपीरियंस एकदम अलग होता, या फिर अब आपने जो कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस लेके जॉब करके अब करा है, तो वो एक्सपीरियंस अब बिल्कुल अलग है? तो ना, दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, मतलब हर इंडिविजुअल के अलग हो सकती है, तो हाँ। मैं जनरलाइज तो नहीं कर सकती हूँ। बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो अगर मैंने जॉब नहीं की होती या मेरा इतना डाइवर्स बैकग्राउंड नहीं होता, सो आई वुडंट बी सक्सेसफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
अनटिल एंड अनलेस आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना चीज़ों को समझने का और सबसे ज़्यादा अपनी गलती एक्सेप्ट करने का, यू विल नेवर ग्रो। और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप निकल जाते हो, मार्केट में आ जाते हो। फैमिली तो हमको बहुत प्रोटेक्ट करके रखती है, वहाँ तो गलतियाँ ही समझ में नहीं आती हैं। बिल्कुल। सो व्हेन आई वर्कड ऑन माय ओन, आई लिव्ड अलोन। मैं मुंबई में रही काफ़ी टाइम, मैं कलकत्ता में रही बहुत टाइम। चैलेंजेस आए, लाइफ मूव ऑन हुई, बट वहाँ से एक वो जो जुनून मैं कह सकती हूँ वो एक रहा हमेशा से अंदर कि चीज़ें करना है, चीज़ें सीखना है। व्हेन आई वाज एट मेजर, आई वाज वर्किंग विद अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे ना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेरा काम था, मैं कैटेगरी मैनेजर थी, कैटेगरी बायर। सो मेरा उसमें जो काम होता था न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है स्टोर में। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं हर प्रोडक्ट को अपना बेबी मान के चलती थी कि दैट्स माई बेबी, कितना अच्छा लग रहा है आज फ्लोर पे आया है, कस्टमर का ये रिस्पॉन्स आया है। सेटबैक्स थे, बस वहाँ से एक छोटा सा ड्रीम था, किसी दिन कोई ऐसी ब्रांड या प्रोडक्ट होगी जो मैं ओन कर पाऊंगी। बिकॉज अभी तक मैं बात करती थी, मैं दूसरों को बताती थी इस प्रोडक्ट को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इस प्रोडक्ट का ये रिस्पॉन्स है, बट वो कभी मेरा नहीं होता था। तो वो आई थिंक वो एक छोटा सा पॉइंट होगा कोना अंदर जो मुझे हमेशा से डिराइव करता था कि कुछ अपना होना चाहिए। जो आज प्राउडली मेरी ब्रांड यमी एंड्स है, विच आई कैन से, बहुत छोटी ब्रांड है बट आई कैन से कि दैट्स माइन, दैट्स माई बेबी। यहाँ से ही जर्नी शुरू हुई थी। बट आई विल नेवर से कि अगर मैं जॉब नहीं करती तो शायद मेरे पास मार्केट का कॉन्फिडेंस नहीं होता, इतनी लर्निंग नहीं होती, इवन कैसे लोगों से बात करनी है, किसको अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें तभी आती हैं व्हेन यू हैव द बैकग्राउंड नॉलेज। राइट। और क्योंकि आप इतने डिफरेंट स्टेट्स में भी रहे अपनी स्कूलिंग के दौरान, तो आपको नए लोगों से बात करने का और वो एक झिझक भी चली गई। कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो होना चाहिए। सो वंस आई वाज इन अ वेरी फर्स्ट ट्रेड फेयर ऑफ माइन, आई वाज डिस्प्लेइंग माय प्रोडक्ट 2 years बैक एट UPITS ग्रेटर नोएडा। सो आई मेट वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम होटल मैनेजमेंट। तब तो मेरा बिजनेस बिल्कुल मैं शुरू कर रही थी इस ब्रांड लाइन में। एंड उसने मुझे एक वर्ड बोला था कि मैम आपसे मिलके इतना अच्छा लगा है कि जब मैं आपकी एज में आऊँ ना, आई वॉन्टेड टू बी लाइक यू, आई वॉन्ट टू स्पीक लाइक यू। दैट वाज समथिंग, वन ऑफ द मतलब जो कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला, दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं हमेशा उस चीज़ को याद करती हूँ कि शायद कोई मेरी तरफ देखता है। सो आई हैव टू बी लाइक, मुझे उस तरीके से अपने आप को और ग्रो करना है ताकि मैं और लोगों की हेल्प कर सकूँ, उनको आगे बढ़ने में कुछ शायद मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो। वाओ, वंडरफुल। सो फ्रॉम द आइडिया, पर आपने लैंड की बात करी, तो ये आपका लैंड इट्स इन लखनऊ, राइट? इट्स इन लखनऊ, राइट। तो वहीं पर ही आपने जाने का डिसीजन क्यों लिया? एक्चुअली एज आई टोल्ड यू कि आई हैड अ स्मॉल बेबी दैट टाइम। सो सबसे पहले आपको चाहिए होता है कंफर्ट ऑफ योर फैमिली, कंफर्ट ऑफ योर होम। सो दैट वाज द बिगेस्ट रीज़न टू मूव बैक टू लखनऊ। प्लस वहाँ पे अपने फैमिली का लैंड था, उसी पे एक छोटे लेवल पे सबसे पहले मैंने ओपन फील्ड फार्मिंग की थी, जो उस एरिया में वहाँ के रेगुलर फार्मर्स कर रहे थे, पोटैटो और वाटरमेलन। बिकॉज हाँ, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसी की फार्मिंग होती, पूरी बेल्ट उसी की है। तो मैंने भी इनिशियली 2 years वही किया। फिर मैं, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, नॉट एट ऑल, आई एम फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड। तो वो मेरे लिए बिल्कुल नया फील्ड था, एंटर करना, उसको समझना। तो उसके लिए आई टुक स्मॉल ट्रेनिंग लखनऊ में। मैं डिफरेंट साइंटिस्ट से मिलके, जो NBRI है, CISH इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे, उनसे जाके समझा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में समझा, ऑर्गेनिक मैन्योर्स कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ें सीखी वहाँ पे जाके। फिर एक फार्मिंग पे शुरू किया था। वाओ, अमेजिंग। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और जो पॉली हाउस या आज हम आजकल सुनते हैं कि वो हाइड्रोपोनिक्स है, तो ये इसमें कोई डिफरेंस है या ये सेम ही तरह के क्वालिटी ऑफ फूड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं? मैम एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बरका है वो इज़ अ डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे आपके लैंड को भी रेडी करना पड़ता है। सो मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर्सनली नहीं की है, तो आई माइट बी टेक्निकली रॉन्ग, बिकॉज आपका लैंड भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स कर रहे हो। तो पहले यू हैव टू यू विद दी काउ मैन्योर्स एंड काउ डंग, उस टाइप की चीज़ें यूज़ करके 5 years आई थिंक इट विल टेक कि आपका लैंड उस रेडी हो पाता है कि ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोड्यूस करेगा। और जो आप पॉली हाउस और हाइड्रोपोनिक कह रहे हो, ये ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मिंग है। जैसे पॉली हाउस में आप एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बनाते हो, उसमें ड्रिप इरिगेशन होता है,
स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते हैं वाटरिंग के लिए, उसके थ्रू हम फार्मिंग करते हैं। उसमें क्रॉप की यील्ड आपकी बढ़ जाती है। राइट। और हाइड्रोपोनिक में अगेन हम वर्टिकल लेयर्ड फार्मिंग करते हैं, बट दैट इज़ सॉइललेस फार्मिंग। वो एक और डिफरेंट वर्टिकल है फर्दर फार्मिंग। ये सारे न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं और टेक्निकली ग्रो कर रहे हैं वेजिटेबल्स या उस चीज़ से रिलेटेड है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू हियर कि आपने मतलब उस पर वो रिसर्च करी और कैसे इस यील्ड को बढ़ाया जाए उसके लिए आपने रिसर्च करी और उसमें उतनी मेहनत करी। बट आई एम श्योर आपको भी इनिशियली कुछ चैलेंजेस तो आए होंगे, मे बी बिकॉज आप फार्मिंग में पहली बार जा रहे हो, तो कैसे और आपने किसकी मदद ली, लाइक फ्रॉम योर फैमिली मे बी योर पार्टनर और कोर्सेज? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा आए थे। पहले तो फार्मिंग इटसेल्फ एक वुमेन को चूज़ करना इज़ अ चैलेंज। तो मेरा जो सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज था वो लेबर मैनेजमेंट था, क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से जब जाते हो ना, तो एक सेट ऑफ माइंड होता है, स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ माइंड होता है। तो पहले तो अपना ही बैरियर तोड़ना था वहाँ पे, कि ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। यहाँ पे पीपल विल नॉट टॉक अबाउट इंसेंटिव्स, दे विल नॉट वर्क 9 to 5, दे वर्क असाइन कर दिया, काम हो जाएगा। So you have to be the part of that team. You can't be a boss if you are in the farming. आपका लेबर भी आपका फ्रेंड है, आपको उसके साथ बैठ के काम करना है, उसके साथ बैठ के खाना है, दैट काइंड ऑफ एक। और वो गांव अगर है तो वहाँ एक फैमिली की तरह लोग आज भी हैं। सो वहाँ बॉस और उसका रिलेशन नहीं होता है, एक फैमिली रिलेशन की तरह हमको बिल्डअप करना होता है। तो वो था। टेक्निकली चीज़ें मैंने काफ़ी ऑनलाइन भी सीखी, ऑनलाइन हेल्प ली, बुक्स परचेज़ की, बुक्स खरीद सीखी, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में गए, वहाँ पे जाके जो सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह थे उनसे मैंने नॉलेज, जैसे एक प्रॉब्लम थी मेरे सॉइल में, तो उसके बारे में मैंने वहीं पे डिपार्टमेंट में जाके उससे रिलेटेड हेल्प ली थी। अच्छा, तो सॉइल में आपने कहा प्रॉब्लम, तो मेजरली जैसे हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं या हम नॉर्दर्न बेल्ट की बात करें, तो क्या मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं सॉइल में? एक्चुअली हर रीजन की अलग अलग जैसे प्रॉब्लम, जैसे हम कहते हैं ना कि इस जगह की मिट्टी में ये चीज़ की बहुत अच्छी फसल होती है। तो जैसे जिस प्लेस पे मैं कर रही थी वो वहाँ की सैंड वाली, बिकॉज नदी का किनारा है, वो गोमती रिवर के साइड पर उसमें है, तो वहाँ की बलुअर मिट्टी है। तो दैट इज़ गुड फॉर आलू की क्रॉप, वाटरमेलन जो आपने बोला। बट अगेन वहाँ पे अगर हम कुकुरबिटाशी क्रॉप उगाते हैं, थिंग्स लाइक हम कुकुम्बर कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे एक नीमाटोड की प्रॉब्लम है उस टोटल एरिया में। जो वहाँ का जो किसान था वो फार्मिंग कर रहा है, बट दे डजंट नो द प्रॉब्लम क्या है। उनका कहना है कि जड़ सड़ा एक बीमारी होती है जिससे जड़ सड़ जाती है। तो हमारे क्रॉप में जड़ सड़ गई, पर उसका टेक्निकल वहाँ के नियर बाई फार्मर्स को उसका आइडिया नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसका सॉल्यूशन है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, सेटबैक्स भी आए थे। तो जाके समझना किस तरीके से उस प्रॉब्लम को कर सकते हैं, क्या क्रॉप रोटेशन यूज़ करें कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ये है। और बिगेस्ट चैलेंज जो आप पूछ रहे थे वो तो मार्केट का आता है, बिकॉज हमने जैसे शुरू किया तो जो मेरी पॉली हाउस की फर्स्ट जो मैंने क्रॉप ली थी वो इंग्लिश कुकुम्बर से शुरू किया था। दैट टाइम दैट वाज समथिंग न्यू इन द लखनऊ मार्केट, इंग्लिश कुकुम्बर। तो लोगों को उसका टेस्ट भी आइडिया नहीं था, एंड पीपल डोंट इंटेंड टू बाय ऑल्सो। बहुत ही एग्जॉटिक की तरह ट्रीट किया जाता था, बहुत एग्जॉटिक वेजिटेबल है, तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ रेगुलर कमोडिटी की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के कस्टमर खरीद रहे हैं। सो वी हैव अ प्रोडक्शन रेडी, बट मार्केट रेडी नहीं था। उसको रेडी करना वॉज अ चैलेंज। मंडी वॉज अ बिगेस्ट चैलेंज उस समय, बिकॉज मंडी में भी जब तक आपकी वो क्रॉप पर कैश क्रॉप नहीं है कोई नहीं खरीदेगा। सो इनिशियली हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन कराया अपनी क्रॉप्स का, सारे मॉडर्न ट्रेड में फ्री में सैम्पलिंग कराई। सो दैट वाज द वे वी टुक धीरे धीरे। तो आप अपना ये प्रोड्यूस सिर्फ मैं लखनऊ में या यूपी में ही भेज रहे थे या लाइक ऑल अक्रॉस द कंट्री? इनिशियली शुरू किया था तब एक्चुअली फ्रेश का प्रोड्यूस होता है, तो फ्रेश के प्रोड्यूस के साथ यू हैव टू सेल, उगाते ही पेरिशेबिलिटी एक इशू होता है। इनिशियली हमने सिर्फ लखनऊ की मंडी से शुरू किया था। लेटर ऑन व्हेन वी वेंट लाइक बिजनेस में आए, फिर थोड़ा और फार्मर्स को अपने साथ लिया, उनके साथ जुड़ के जब मेरी भी ईल्ड बढ़ी तब फिर हमने वॉलमार्ट अलग अलग मॉडर्न ट्रेड से टाई अप किया, उनके साथ हमने पैन इंडिया सप्लाई शुरू की थी।
ओह या, आई सॉ योर स्टोरी, वॉलमार्ट ने वो अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भी दिखाई, हाँ, मतलब इट वॉलमार्ट वाज। की सीईओ मैं शो किया था इन देयर इंटरनेशनल शेयर होल्डर्स मीटिंग में, पूरा वो मेरा जो वीडियो था। तो उनके साथ टाई अप कैसे मतलब ये हो पाया, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट यू नो स्टेप टुवर्ड्स योर टेकिंग योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, तो उनके साथ बेसिकली तो मार्केट को लेके ही आई वेंट टू देयर ऑफिस। अच्छा। मैंने अपनी रेंज शोकेस की कि इस टाइप का है। डॉक्टर अरविंद वहाँ पे उस समय हेड कर रहे थे वेजिटेबल पैन इंडिया वॉलमार्ट में। उनसे मैं मिली थी, उनको मैंने अपना रेंज का इंट्रोडक्शन दिया था। फिर लेटर ऑन ही सेड कि ट्राई करते, ही वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल। बोले ट्राई करते हैं, सैम्पलिंग कराते हैं, कस्टमर्स को बेचते हैं। तो हमने वहाँ शुरू किया, हमने अदर स्टेट्स में भी भेजा। तो उसी के थ्रू शुरू हुआ था धीरे धीरे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा स्टेप ये है जो आपने लिया। तो आई एम श्योर कि जैसे आपने जब ये क्रॉप्स अपने वेजिटेबल्स ये उगाना शुरू करे, तो उसमें कुछ हमारी फेलियर स्टोरीज भी रहती हैं, तो कुछ ऐसी क्रॉप या वेजिटेबल्स थे जो नहीं हो पाए, बिकॉज वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। मैम, फेलियर तो इज़ द पार्ट ऑफ एनी या। थिंग इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग। जैसे मैंने आपको बोला मैंने शुरू किया, सो इट्स नॉट ऑलवेज द रोजी पिक्चर जो वॉट वी आर टॉकिंग। सो या इनिशियली सेटबैक्स आए, क्रॉप्स में बीमारी लगी, पूरी पूरी खड़ी क्रॉप खराब हो गई बिकॉज सड़ गई, आपकी बिकी नहीं, प्रोडक्शन रेडी था, कस्टमर तैयार नहीं था, फेंकी भी है हमने चीज़ें, फ्री में बांटी भी है। बहुत जो मैंने आपको नीमेटोड की प्रॉब्लम बताई, मेरी 2 बार कंटिन्यूएशन में पूरी की पूरी क्रॉप मेरे पॉली हाउस में ख़राब हुई है। बिकॉज़ पूरा रेडी हो गया, फ्लावरिंग आ गई, लेकिन फ्रूट्स नहीं आए। इस टाइप ऑफ सारी इश्यूज़ रहे। एंड देन यू ऑफ कोर्स आपने उसको ठीक किया और आप आगे बढ़े, तो आई एम श्योर कि उसका फ़ायदा आपके आसपास के भी और जो फार्मर्स हैं उनको भी हुआ होगा, उन्होंने भी आपसे सीखा होगा, तो आई एम श्योर क्या वो आपके पास आते हैं एडवाइस लेने। हाँ, इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि हमने नीमेटोड्स की प्रॉब्लम एक सॉल्व तो आज भी नहीं हुई है प्रॉब्लम, अगर सॉइल बॉर्न डिजीज है तो। बट यू शुड नो व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू यूज, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो जैसे वहाँ पे जो फार्मर्स थे उनको एजुकेट किया कि मंडी इज नॉट द ओनली थिंग, देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। प्लस टेक्निकली जैसे आप स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ कर सकते हो, ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हो। इस टाइप ऑफ चीज़ों पे उनको गाइड किया। क्रॉप की अपनी हार्वेस्ट कैसे बढ़ानी है। इट्स अ वेरी इजी फॉर द फार्मर की जो नोन नहीं है, ट्रेडिशन चला आ रहा है, यूरिया यूज़ कर लो। सो देयर आर हेल्दी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, बट वो फार्मर्स के तक पता ही नहीं है उनको। पता नहीं है। दे आर अट्यून्ड कि हमको यूरिया यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट उनको ये आइडिया ही नहीं है कि सॉइल में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो हम आज यूरिया डाल रहे हैं लेटर ऑन इन द लॉन्गर लाइफ क्या मेरी सॉइल में प्रॉब्लम आने वाली है। उस टाइप की चीज़ें थी। एक छोटा सा अपना नेटवर्क बनाया, एफपीओ फॉर्म किया, जिसके थ्रू हमने बनाना पे भी, वहाँ पे बनाना की भी क्रॉप होती है, उससे रिलेटेड हमने वॉलमार्ट के साथ मिलके एक एफपीओ फॉर्म किया था। तो जहाँ पे हम बनाना कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, उसकी राइपनिंग चैम्बर, उस पे वर्क करते थे। और पूरी सप्लाई जो थी वो उसकी मैनेज वॉलमार्ट कर रहा था, डायरेक्ट टू अक्षय पात्रा फाउंडेशन एंड अदर प्लेसेस। ओह, दैट्स वंडरफुल। तो नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी इस जर्नी में आपकी फैमिली का, आपके पार्टनर का क्या सपोर्ट रहा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इट हैज़ बिन अ चैलेंजिंग जर्नी, तो कैसे लुक विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली ना, आप इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर आप बिजनेस में हो तो। बिकॉज एज आई सेड आई हैड अ सन, तो आई वांट समवन जो उसकी टेक केयर करे द वे आई और हिज फादर वुड बी डूइंग। तो उसके लिए फैमिली का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा। आई विल से दे हैड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीथिंग। जो भी चैलेंजेस आए, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, चाहे मेंटल हो, इमोशनल हो, सब में बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और कंटिन्यूएशन सपोर्ट है आई थिंक। एक सक्सेस किसी भी चीज़ में, छोटी सी सक्सेस के लिए भी अगर आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है तो आप उस चैलेंज को फेस ही नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट तो रहा, हमेशा से है, आज भी है। दैट वाज द रीज़न कि
बहुत स्लो स्टेप्स लेके, बेबी स्टेप्स लेके हम एक लेवल तक पहुंच पाए हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट माय हस्बैंड, उसने भी बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया। नाउ तो वी आर पार्टनर इन द बिजनेस ऑल्सो। इनिशियली ऑल्सो मेरे सारे स्ट्रगल्स में ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट। ग्रेट, ग्रेट, वेरी हैप्पी टू हियर दैट। एंड रिसेंटली आपने एक कैनिंग प्रोसेस भी स्टार्ट करी है जिसमें आप मशरूम्स को और मैंगो को और भी बहुत सारे टमेटोज़ को आप कैन कर रहे हो, तो वो उसके बारे में बताइए। एक्चुअली जो अभी हम फार्मिंग की बात कर रहे थे, सो आई वॉज हैप्पीली डूइंग फार्मिंग। बहुत छोटा सा सेटअप था, बट द काइंड ऑफ थिंग आई वांटेड, प्रिजर्वेटिव फ्री या नेचुरल फार्मिंग करना, एक फ्रेश वेजिटेबल का सेटअप होना हो रहा था। बट देन आई स्टार्टेड मशरूम फार्मिंग ऑल्सो। उसके लिए भी मैंने ट्रेनिंग ली थी प्रॉपर, और उसके बाद ये पंतनगर यूनिवर्सिटी में जाके मैंने उसके बारे में सीखा था, उसकी सारी टेक्निकल नो हाउ जान के आई स्टार्टेड विद द बेसिक फार्मिंग ऑफ मशरूम, जो एक सीजनल होती है। मशरूम में दो तरह की फार्मिंग होती है, एक राउंड द ईयर चलता है, एक सीजनल होता है। तो सीजनल फार्मिंग मैंने शुरू की, उसका दैट वाज आल्सो अ गुड सक्सेस, अच्छी क्रॉप यील्ड आ रही थी। सो देन एक कीड़ा रहता है ना कि अब क्या करें, ये तो सही हो गया, तो वो कीड़ा था, तो सोचा कि अब राउंड द ईयर मशरूम की फार्मिंग शुरू करते हैं। सो दैट वाज वहाँ पे आपके कोल्ड रूम्स बेस्ड वो उसमें उसकी फार्मिंग होती है। तो टोटल कंपोस्ट यूनिट भी साइंटिफिकली बनती है, प्लस कोल्ड रूम में राउंड द ईयर आपका मशरूम का प्रोडक्शन रहता है। सो दैट आई एस्टेब्लिश इन द ईयर अराउंड 2018-2019. So that was a huge investment, close to 1.5 CR, that kind of investment with the cold room हुआ। और जिस दिन मेरी पहली फ्लश बोलते हैं जब मशरूम की एक टोटल आता है, फ्लश रेडी फॉर सेल थी, द सेम डे फर्स्ट लॉकडाउन हैपन हुआ था विद द कोविड। सो और वहाँ से एक बहुत बड़ा बिजनेस को सेटबैक आया था, बिकॉज फाइनेंशियली जो स्ट्रेंथ थी वो उसमें हमने उस समय इन्वेस्ट कर दी थी। और वो पूरी की पूरी इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। सो मशरूम अगर आप कर रहे हो, मतलब फार्मिंग कर रहे हो, सो कंपोस्ट एंड एवरीथिंग, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। और अगर वो टोटल ही आपका लॉस में चला गया, एंड द सेकंड थिंग, मशरूम वाज वेरी पेरिशेबल। मशरूम उगता है और विद इन 2-3 आवर्स इट नीड्स टू बी लाइक एट द एंड कंज्यूमर, तभी वो फ्रेश मिल सकता है। सबसे लोएस्ट पेरिशेबल उसकी शेल्फ लाइफ होती है मशरूम की। उस समय हमने बहुत स्ट्रगल किया कि कुछ इसकी प्रोसेसिंग मुझे नियर बाई मिले इन द एरिया, तो हम इसको स्टोर कर सकें, सेव कर सकें। तो नियर बाई वहाँ पे टोटल लखनऊ, आसपास कानपुर, कहीं पे भी कोई ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं थी जो मशरूम पे प्रोसेसिंग कर रही हो। तो सबसे बड़ा जो लॉस आया मेरे बिजनेस का वो कोविड का लॉकडाउन था। उससे वी टुक दिस थिंग एक की प्रोसेसिंग होनी चाहिए, पेरिशेबिलिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सस्टेन। बिकॉज फ्रेश में आप ग्रो कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, बट यू आर नॉट, आप ब्रांड नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप उसकी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो आप क्रॉप में। राइट। और फार्मिंग एंड पे ऐसा नहीं है कि आपकी सारी चीज़ बिक जा रही है, बिल्कुल ह्यूज लॉसेस होते थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक फिर क्या नेक्स्ट लिया जाए, उसके लिए मैंने कैनिंग प्रोसेस करके, जो मशरूम को बेस्ट वे होता है अगर मशरूम को आपको प्रिजर्व करना है उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के साथ, इज द कैनिंग। ठीक है, तो फिर वो कैनिंग यूनिट मैंने शुरू की थी इन द ईयर 2023। ओके, तो उसमें मतलब मशरूम्स को या किसी भी वेजिटेबल को लॉक कर देते हैं सो दैट ऑक्सीजन नहीं जा रही है अंदर और वो खराब नहीं होगा। हाँ, तो जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड, कैनिंग इज एक्चुअली वेरी ओल्ड प्रोसेस, एज ओल्ड प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इट्स नॉट कि समथिंग नया कुछ मार्केट में आया है। बिकॉज मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के भी कैन स्टिल अगर मिल रहे हैं तो उसमें फूड अंदर इंटैक्ट होता है। तो उसी के थ्रू आप उसमें जो आप खाना या जो आप वेजिटेबल्स हैं उसको प्रिजर्व करते हो, एक लेवल पे ले जाके उसको हम 90 डिग्री की उसकी जो होती है टेम्परेचर पे ले जाके हम उसको वैक्यूम सील कर देते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऑक्सीजन का कुछ भी है, वो सारी एक्टिविटी वहीं पे उसकी ब्लॉक हो जाती है। राइट। और वो फ्रेश फॉर्म में ही इन ब्राइन सॉल्यूशन अगर मशरूम है, फ्रूट्स जो होते हैं वो शुगर सिरप्स में होते हैं, उसमें उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है।
तो जब तक आप उसको खोलोगे नहीं, वो फ्रेश फ्रूट है विच इज़ क्लोज्ड एंड सील्ड, और जब आप उसको अगर खोल रहे हो तो इट्स लाइक अ फ्रेश फ्रूट यू आर हैविंग। राइट। तो उसकी शेल्फ लाइफ वही है जो आपने खोलने के बाद उसको एक फ्रेश फ्रूट की रहती है। उसमें हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। इनिशियली तो हमने मशरूम के लिए ही शुरू किया था, बिकॉज जो हमारी फार्मिंग थी जो हो रहा था उसके साथ हमने अपना मशरूम की कैनिंग शुरू की। फिर टोमेटो के नियर बाई बहुत से फार्मर्स थे, फिर हमारा अपना फार्मर्स का नेटवर्क था, है मतलब अभी, तो हमने उनके थ्रू उनको भी और वो किया कि आप मशरूम की फार्मिंग करो, मार्केट रेडी है, बायर इज़ रेडी, अब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको रेट एक हम फिक्स कर लेंगे, आई कैन हेल्प यू टेक्निकली ऑल्सो अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, बिकॉज सो मैनी ईयर्स इन द बिजनेस आई नो द नो हाउ कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस तरीके से एक टेक्निकल और कंसल्टेंसी सपोर्ट देके फार्मर्स का नेटवर्क रेडी किया। तो जो अब मशरूम्स ग्रो कर रहे हैं, टोमेटोज़ ग्रो कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली फार्मर से बाय करते हैं। मैंगोज़ के केस में भी हमने स्पेशली हमारे लखनऊ का जीआई टैग्ड मैंगो है दशहरी आम जी। हमने उसी पे प्रोसेसिंग की, अरे वाह। बिकॉज व्हेन आई व्हाट आई सॉ इन द मार्केट देयर इज अल्फांसो एवरीवेयर अल्फांसो। आई विल नेवर से कि अल्फांसो इज नॉट गुड, बट दशहरी इज इक्विवेलेंट, बस द पॉइंट इज कि दशहरी को वो मार्केट नहीं मिला, मार्केट नहीं किया किसी ने। तो हमने उसी से शुरू किया। हमने फ्रूट पल्प भी जो अपने बनाए वो बिना प्रिजर्वेटिव, उसी के साथ फिर हमने अपने जूसेस बनाए, तो एक ऑथेंटिक दशहरी फ्लेवर के साथ। आई थिंक वी आर द ओनली वन इन इंडिया जो दशहरी पे इतना काम करके फाइनल प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आया होगा। हाँ, मैं सर्च भी कर रही थी और मुझे कोई और मिला नहीं है कि जो कैंड दशहरी पल्प दे रहा हो। एक्चुअली द रीज़न इज़ मेनली जो मैंगो पल्प और ये सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पर्पज से भी यूज़ होती है। राइट। तो जो और यूपी इज़ अ लैंडलॉक्ड स्टेट, तो यहाँ पे ये एक रीज़न हो जाता है कि यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग कम होती है वर्सेस आप गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ जाएंगे तो वहाँ के मैंगोज़ की बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग। ओके। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है। बट मतलब दशहरी में हमसे कहा गया कि इसकी प्रोसेसिंग सक्सेसफुल नहीं है। जब हमने अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट किया था तो इट वाज टोल्ड टू अस कि दशहरी आप नहीं कर पाओगे, सक्सेस ही नहीं है। लेकिन ठीक है, ट्राई करते हैं। बट जो मेरे पास कस्टमर फीडबैक है, जो हमारा आमरस करके एक जूस आता है, तो इट्स लाइक फिनोमिनल। कस्टमर्स को ऑथेंटिक दशहरी टेस्ट मिलता है हमारे प्रोडक्ट्स में। थैंक्स टू यू नाउ ऑल ऑफ अस कैन हैव आई थिंक दशहरी थ्रू आउट द ईयर। या राइट, and that too without preservative. just natural fruit is in your fridge all the time. मशरूम को लेके मेरा एक सवाल है कि आजकल कुछ मैंने ऐसी न्यूज़ और स्टोरीज पढ़ी हैं कि लोग जो कॉर्पोरेट से जाके किसान बन रहे हैं या फिर मशरूम की खेती कर रहे हैं, देन कुछ बहुत ही चुनिंदा लोगों की स्टोरीज है कि ओ वो तो करोड़पति बन गए। तो क्या ऐसा सच में होता है? मतलब मैं आज अपनी ऑडियंस को मतलब ये चाहती हूँ कि रियलिटी भी पता चले कि एक्चुअली बिजनेस में कितना टफ है। आपके टाइम में लॉकडाउन लग गया तो कुछ भी हो सकता है, तो इज़ इट समथिंग लाइक दैट कि कोई भी आज शुरू करेगा मशरूम का बिजनेस, तो खेती, तो वो एकदम सुपर सक्सेसफुल हो जाएगी या क्या है रियलिटी? देखिए, मशरूम इज़ एक्चुअली अ कैश क्रॉप जिसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी है, बट अगेन जो दिखाते हैं कि 200 रुपये किलो इतने में बिक गया, इस किसान को इतना फ़ायदा हो गया, वो राउंड द ईयर नहीं होता है। सीजनल में कभी भी फ़ायदा नहीं होता है, और देयर आर सर्टेन टाइम्स जब उसकी अच्छी डिमांड होती है। तो ये पहली चीज़, ये मिथ है कि बहुत अच्छी मार्केट है। अगर मार्केट है तो उतने लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा गैप होगा। बट हाँ, हमारी इंडिया इतनी एक अच्छी मल्टी वो कल्चरल कंट्री है कि हर चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है, जो भी कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका मार्केट हो। But I specifically, if I talk about mushroom, it's a technical crop. Without having the background knowledge, आप मशरूम में बहुत इश्यूज होंगे। कब CO2 रिलीज हो रही है, क्या टाइम है, किस समय उसको एयर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कब हमको रूम बंद करना है, क्या उसकी प्रोसेस है। जो कंपोस्ट बनाते हैं उसमें अलग अलग टाइम पे किस टेम्परेचर पे कंपोस्ट को लेके जाना है। It's actually a very scientific and technical thing. It require laboratory equipments. आपको नाइट्रोजन टेस्ट करनी होती है, मेरे उसमें कितनी है। सो जो आपने बोला कि नो, इट्स नॉट दैट इजी कि हम गए, हमने आज सोचा हम मशरूम की खेती करना चाहते हैं,
हम नहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. मार्केट इज़ देयर, बट आपको पहले सीखना पड़ेगा, किसी भी चीज़ की लर्निंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उस चीज़ में सक्सेस है. तो टेक्निकल चीज़ें हैं, हमको पहले वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड कैसे वर्क कर रहा है, उसके बाद ही एनी वन कैन गो फॉर इट. आई वुड नेवर से फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस, नॉट ओनली मशरूम. कुछ भी शुरू करना है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल नो हाउ, अदरवाइज लॉट ऑफ सेटबैक्स आएंगे. आप गलती करके सीखो, या फिर पहले आप उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लो, मार्केट समझो, और बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं, उनसे मिलो, और बेबी स्टेप्स लेके, आई थिंक किसी को भी करना है तो बेबी स्टेप्स के थ्रू बढ़ना चाहिए. इट्स लुक वेरी फैंसी टू टॉक अबाउट जॉब छोड़ के ये करते हैं. ऐसा नहीं है. जॉब में आई एग्री, जॉब में कंफर्ट बहुत है, क्योटिक लाइफ होती है, पर बिजनेस में भी वही केओस है. बस वो केओस अपने लिए, यहाँ पे हम किसी और के लिए उस केओस को फेस कर रहे होते हैं. दैट्स द मेन डिफरेंस. सो आप अगर बिल्कुल अपना लाइफ का कंफर्ट खत्म करना है, इनिशियल स्ट्रगल के लिए रेडी हो, आई विल से आपको इनिशियल स्ट्रगल्स आएंगे. बिजनेस सेट करना इज ऑल टुगेदर अ डिफिकल्ट जॉब. और अगर आप बीइंग अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर हैविंग योर फैमिली बैकअप, things would be different. If you are a first generation entrepreneur in your family, so you have to take very slow and gradual steps. Market is ruthless. Market में problems आएंगी, तो उसमें आप कितने भी innovative products लेके आओ. जैसे I have been into now the manufacturing from last 3-4 years. So I have attended multiple trade fairs. I know multiple जो फूड प्रोसेसर्स है, यूपी में जो डिफरेंट लोग फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं. सो जो एक मेरी पर्सनल लर्निंग आई, इट्स ईजी टू स्पेंड मनी. आप एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी शुरू कर सकते हो, आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट रखोगे, इफ़ यू हैव मनी आप एक सेटअप बना लोगे. द डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ टू मार्केट. ओके. सबसे ज़्यादा आपको मार्केट पे काम करना पड़ेगा. अनटिल एंड अनलेस मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो जाएगा, एक कस्टमर का ट्रस्ट लाना है. आई विल नेवर से कि इट्स डिफिकल्ट. एक आप खुद बताओ, 50 ईयर से हम लोग ब्रिटानिया अगर खा रहे हैं, सडनली एक नई चीज आएगी, एज अ कंज्यूमर हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, इवन वी डोंट नो. तो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू आस्क फ्रॉम अस आवरसेल्व्स ओनली कि एज अ कंज्यूमर मेरा क्या वहाँ पे वो होगा. तो सेम वे मार्केट भी उसी तरीके से वर्क करता है कि एक्सेप्टेबिलिटी जल्दी नहीं आती है, तो बहुत ही स्लो स्टेप्स के साथ ही आप मार्केट में अपने आप बढ़ सकते हो. और मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, तो आप अपने पार्टनर अनंतेश से कैसे मिले? ओके, सो अनंतेश एक्चुअली तो ये अरेंज मैरिज सेटअप था हमारा. अच्छा. या सो इट्स मोर विद द फैमिली. आई वाज वर्किंग एट लखनऊ उस समय, सो हिज फैमिली समहाउ इज रिलेटेड टू माय बिजनेस. वहाँ से वी मेट, एंड देन देयर इज अ प्रपोजल दैट केम टू माय फैमिली. So it's a total arranged setup with my marriage to Anantesh. वाओ, वंडरफुल. Yeah. तो जब आपने ये बिजनेस अपना स्टार्टअप किया, तो इसके लिए आपने अपनी कुछ सेविंग्स रखी थी, या यू टुक हेल्प फ्रॉम द फैमिली एंड योर पार्टनर, तो वो कैसे किया? देखिए, इनिशियली तो जो था, लैंड आई टोल्ड यू था, तो मेरा जो अपनी सेविंग्स थी, बिजनेस वहीं से शुरू किया था. कुछ समय तक वो चला, बट बिजनेस जो होता है इट्स लाइक अ बिग शार्क. सारा पैसा खत्म होने लगता है. अब तो फिर धीरे धीरे सबसे मांगा, पति से भी मांगा, घर वालों से भी मांगा, बैंक से लोन भी लिया. सो जितने सोर्सेस होते हैं सारे एक्सप्लोर कर लिए, उसी के थ्रू ही कर पाए हैं. तो मैं सब जगह से मांगा है पैसा. तो ये इतनी रिस्क लेने की आपके अंदर ये जो कैपेबिलिटी मैं देख रही हूँ, ये कहाँ से आई है? कि मतलब हमें ये होता है ना कि अरे लोन लिया है, वापस भी लौटाना है, तो मैंने बताया ना, आप तो कूद गए. अब तैरना ही इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन है. कि अब धीरे धीरे नाउ यू हैव दैट फीलिंग फ्रॉम इनसाइड कि अब ये चल जाएगा. ओके, दिस इज द लास्ट थिंग, आई हैव टू मेक दिस प्रोडक्ट्स, आई हैव टू जस्ट गिव द सैंपल, अप्रूव हो जाएगा. तो ये वहां से आता है. पहले पहले तो मेरे प्रोडक्ट भी फेल हुए, मैंने आपको उसके बारे में तो बताया ही नहीं. इनिशियल मैंने जितने प्रोडक्ट्स बनाए थे, क्वालिटी में सारे कंपनियों ने फेल कर दिए. एक बिगेस्ट सेटबैक वहाँ पे भी आया. इट्स नॉट लाइक कि हमने टेक्निकली उस पर वर्क नहीं किया था. हमने अदर ब्रांड्स के सैंपल भी लिए थे. हमारे पास एक प्रॉपर trained food technologist थे. He was very senior. He worked with bigger brands also in abroad also.
बट उसके बाद भी जो हमारे पहले प्रोडक्ट लॉट आए थे मार्केट में, उसमें टेक्निकल कमी थी। ओके। तो वो एक, बट देन लर्निंग आई कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम. So I'm not, the problem is not my product, problem is the way I had chosen, या मैंने इसमें ये ऐड नहीं किया, या ये चीज़ होनी चाहिए थी. सो धीरे धीरे यू विल गेट द कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रोडक्ट, क्योंकि इसको दिस इज, और जब तक आपने गलत नहीं बनाया यू विल नेवर गेट द लर्निंग. दो मैंने सैम्पलिंग ली, मैंने टेस्टिंग की, बट वो लर्निंग आई जब कुछ गलत हुआ. सेम पे हमारे जूसेस थे, जब हमने बनाए तो पहले हमने और अच्छा बनाने के चक्कर में वो बहुत थिक हो गए, तो कस्टमर का फीडबैक आया नो इट शुड बी लाइक दिस. तो धीरे धीरे विद द कस्टमर फीडबैक हमने इम्प्रूव किया अपने आप को. सो दैट्स हाउ द जर्नी इज. तो दीप्ति जी, आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, तो एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपको क्या चैलेंजेस आए? कि इज़ इट डिफरेंट जब एक मैन इंडिया में फार्मर बनने का सोचता है, तो क्या उनके चैलेंजेस और एक वुमेन के चैलेंजेस अलग होते हैं, या वो सेम ही होते हैं, या फिर आपको क्या आपको क्या लगा? Personally, I will say it's difficult to be a woman and the same time simultaneously to be in the market also. पहली चीज तो घर से निकलना, having a kid, having your family, because whatever you do, once you come back, you are a mother, you are the lady of the family. तो वो चीज़ें तो आपको ही मैनेज करनी है. तो एक तो वो सबसे बड़ा, आई थिंक वुमेन को बाहर निकलने से सबसे पहले ये चीज़ रोकती है. तो एक वो बहुत एक डिफ़िकल्टी, मैं क्या बोलूँगी, फैमिली सपोर्ट होता है, बट वो मेरा या एक कोई भी जो वर्किंग वुमेन है उसका डेली का स्ट्रगल है, दैट आपको फैमिली मैनेज करना है, आपको घर मैनेज करना है. इफ़ आई टॉक अबाउट द फार्मिंग फील्ड, वहाँ पे बीइंग अ वुमेन इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब. फर्स्ट थिंग इज़ लोग आपको सीरियसली नहीं लेते. हाउ कैन अ लेडी कम, बिकॉज वो फार्मर्स हैं, दे आर एज ओल्ड फार्मर्स, जनरेशन से कर रहे हैं. हाउ कैन अ यंग लेडी इज कमिंग एंड गिविंग मी ज्ञान कि आप ऐसा कर लो सर, ये खेती ऐसे नहीं करना चाहिए. तो वो एक डिफ़िकल्टी होती है. आपकी लेबर आपको सीरियसली नहीं लेती है कि अरे आपको नहीं पता, आप नहीं समझ सकते. उसके बाद मंडी जाना, बहुत वो मंडी में मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली. टू मी गोइंग टू द मंडी सुबह 3 बजे उठ के वॉज नॉट पॉसिबल. तो वो जा सकते थे, बट मुझे भी समहाउ लगा कि नहीं, सुबह 3 बजे उठ के आई कांट बी इन द मंडी. और मंडी इज एक्चुअली वेरी मेल डोमिनेटेड फील्ड. व्हाट आई फाइंड, आप कहीं की भी आप मंडी देख रहे हो, जो वेजिटेबल मंडी है, देयर नो भी फीमेल वेंडर्स नहीं होते हैं वहाँ पे. सारे ट्रक वाले मेल्स होंगे, सारे जो सामान माल ढो रहे हैं वो मेल्स होंगे. सो कहीं ना कहीं पे इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट कॉर्पोरेट बैकग्राउंड और सडनली आप सुबह 3 बजे मंडी में खड़े हो, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है. सो वो वही फैमिली की हेल्प, आपके क्लोज वंस की वहाँ पे काम आई. बट हमने कुछ ऐसी टीम डेवलप की धीरे धीरे, जो ये काम चैलेंज पता चला तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा. सो देन आई टुक, मैंने अपने कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ रखे जो इस काम में मेरी हेल्प कर सके. तो उस तरीके से यू हैव टू फाइंड योर वे. प्रॉब्लम्स तो हैं एज अ वुमेन, बट मैं ये नहीं बोलूँगी सारी प्रॉब्लम है. कुछ एडवांटेजेस होते हैं बीइंग अ वुमेन. आपको लोग वेलकमिंग होते हैं. एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, पीपल आर वेरी वेलकमिंग. एक मतलब ऐसा मेरा अपना वो कॉन्सेप्ट. आई विल नेवर से कि जनरलाइज स्टेटमेंट होगी, बट हाँ, एक अगर मैं कहीं पे भी जाती हूँ और प्रेजेंट करती हूँ, तो लोग उसको बहुत ही अच्छे से लेते हैं कि ओके यू हैव दैट थॉट और नॉलेज, सो यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ. सो वो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस देता है. सो हाँ, बीइंग अ वुमेन, प्लस आई विल टॉक अबाउट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, देयर आर लॉट्स ऑफ फैसिलिटी फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर. ओके, सब्सिडीज़ की बात करें तो हायर अमाउंट ऑफ सब्सिडी है इफ़ यू आर अ वुमेन एंटरप्रेन्योर. if I talk about APEDA kind of organization, so they are also giving a women entrepreneurs के लिए अलग range of financial benefits होते हैं. Okay. So government department में there are different schemes जो specifically for women entrepreneurs हैं. Okay. And it's giving benefit also. तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट मेल फार्मर से ज़्यादा अगर फीमेल फार्मर कोई आगे आते हैं या अपना एग्री स्टार्टअप करते हैं, तो उनको वो फाइनेंशियली भी ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करते हैं. राइट, बिकॉज द रेशियो इज़ वेरी लेस. If I talk about especially in terms of northern India, जैसे यूपी में when I went to submit my proposal, my project to the government department, I'm the only woman of the entire range entrepreneurs जो उस समय अपना
प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने गए थे, आई वाज द ओनली वुमन ओवर देयर, सो दैट्स व्हाट द रेशियो इज। और उसके बाद फिर मेरी डिपार्टमेंट में जैसे डिस्कशन भी होता है, तो दे आर लाइक कि मैम एक आप हो जो एक्चुअली ग्राउंड पे काम कर रहे हो। लोग ले तो लेते हैं, बिकॉज जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए गवर्नमेंट की एक अभी करंट स्कीम चल रही है फॉर सोलराइजेशन ऑफ योर प्लांट, दे विल गेट 90% सब्सिडी। ओके, सो दे सेड कि फेस तो बना देते हैं वुमेन का, बट एक्चुअली में वुमेन आर नॉट वर्किंग। सो टू टेक द बेनिफिट आप वुमेन एंटरप्रेन्योर का यूज करते हो, बट एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट व्हाट आई सॉ कि फील्ड में इतनी वुमेन नहीं है स्टिल। दे आर इन द बैंक्स, दे आर इन द कंफर्ट जोन जो होती हैं, जो हम एक सेट वो है कि बिजनेस हाँ चल रहा है कॉर्पोरेट्स में। बट अब आई टॉक अबाउट फार्मिंग, इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उतनी वुमेन्स नहीं है, द नंबर्स इज आर वेरी लेस। बट आई एम वेरी होपफुल दैट नाउ यू आर द पायोनियर इन दिस फील्ड, सो आपको देख के और भी बहुत सारे women आगे आएंगी। I will never say that I am the pioneer, but I am the one. I am just one of the person who is doing. But हाँ, thanks to the support of my family and friend कि मैं ये चीज़ कर पा रही हूँ, और जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर पाई हूँ जिस लेवल पे हूँ, because of the family and friends. Right. तो दीप्ति जी, अब आपका पूरा समय इस बिजनेस में जाता है, और आप आई थिंक 2015 में यू स्टार्टेड, तो इट्स बिन 11 years नाउ। तो आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस अब कैसे मैनेज होता है? लाइक हाउ डू यू रिजुविनेट? कैसे आप अपने लिए टाइम कैसे निकालते हो? देखो सच बताऊँ तो होता नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिकॉज अगर आपका बिजनेस है और छोटे लेवल का स्टार्टअप है, तो आप दो आई नो कि मल्टीपल जॉब हमें नहीं करना चाहिए, बट कहीं सेविंग होती है, कभी एम्प्लॉय नहीं है, तो आप मल्टीपल जॉब अपने हाथ में ले लेते हो, अनइंटेंडेड समटाइम्स इंटेंडेड। तो वहाँ से क्या हो जाता है कि आज ये देखना है तो संडेज तो नहीं है, बट हाँ बेनिफिट ये है कि आज मूड नहीं हो रहा है काम करने राइट, तो ऑफ ले सकते हैं। बट हाँ देयर आर नो फिक्स्ड डे ऑफ्स कि आज ले लिया। वेकेशंस भी आप ले सकते हो, इट्स अप टू यू। आप मतलब मैं कितना करती हूँ तो मेरा बहुत कम हो चुका है अगर मैं अपने बिजनेस के साथ बात करूँ तो, बिकॉज बहुत सारे बिजनेस में रिलेटेड वर्क्स हैं विच यू विल हैव टू मैनेज। बट इस होप के साथ कर रहे हैं कि शायद कुछ समय बाद ऐसा होगा कि फिर आराम से वेकेशन ही वेकेशन करेंगे। प्लस वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो आप बहुत ग्रेजुअली ही ये होता है कि धीरे धीरे हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो टॉप 3 प्रॉब्लम्स आपने क्या देखी हैं जो हमारे इंडियन फार्मर्स अभी भी कर रहे हैं, जो जिसको वो सुधारने की कोशिश कर सकते हैं? अगर फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फार्मिंग के लिए सबसे पहले तो फार्मर्स को भी इनोवेटिव वेज में आना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फार्मिंग। पीपल आर डूइंग, लेकिन जो हमारे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, इफ आई टॉक अबाउट गांव में जो खेती चल रही, जैसे व्हेन आई बीन इन द बिजनेस, मैं अलग अलग जगह के फार्मर से कनेक्ट हुई। बुंदेलखंड मेरा अपना घर है बुंदेलखंड में, तो वहाँ की फार्मिंग से भी कनेक्ट हुई मैं। तो लोग बहुत ही बेसिक फॉर्म ऑफ फार्मिंग, हम गेहूँ कर रहे हैं, आ रहा है, बिक रहा है। तो पहली चीज़ तो फार्मर्स को इनोवेटिव और अदर उसमें आना चाहिए। दूसरा, पर्सनली आई फील लाइक हर फार्मर के पास एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। अच्छा, जो फार्मर फेस करते हैं, जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि सुसाइड कर लिया, कई बार ये केस मीडिया में रहते हैं, तो उसके लिए उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है पेरिशेबिलिटी। बिकॉज जो भी क्रॉप्स आ रही हैं, अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हो तो उसकी बहुत लिमिटेड शेल्फ लाइफ। अगर सही समय पे मार्केट नहीं किया वो खराब हो गई, सही समय पे नहीं तोड़ा वो खराब हो गई। तो उसके साथ टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं। तो एक अगर छोटी प्रोसेसिंग यूनिट गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हर फार्मर ओन भी ना करे तो एक क्लस्टर में एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट अगर हो, तो फार्मर अपनी वो प्रोड्यूस जो वेस्ट हो रही है उसकी अगर प्रोसेसिंग करा सके, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा हेल्प रहेगी हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी, प्लस हर फार्मर के फाइनेंशियल्स को भी। और तीसरा तो आई विल से कि आप टेक्नोलॉजीज़ हैं तो लेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप एंड मोर नेचुरल वे अगर फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं। दो इनिशियल सेटबैक होगा बिकॉज क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी, बट आई थिंक दैट विल बी अ वेरी शॉर्ट टर्म लॉस वर्सेस जो गेन आएगा वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होगा। बिल्कुल।
तो अभी आप कह रहे हो कि अवेयरनेस की थोड़ी कमी है और इसमें हम एजुकेशन अगर मिल पाए फार्मर्स को हाँ, तो उससे उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। ग्रोथ हो जाएगी। फूड प्रोसेसिंग इज़ द एक्चुअल सॉल्यूशन जो हर फार्मर के पास होना चाहिए। करते भी हैं, आप मसाले बना लो अपनी क्रॉप के, एटलीस्ट फेंके ना, बिकॉज वो सारी क्रॉप की इंटरनेशनल मार्केट पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड है। राइट। राइट पाथवे मिलना चाहिए। तो एक वो कनेक्शन फॉर स्मॉल मार्जिनल लेवल फार्मर इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एक बिग फार्मर है वो दे आर डूइंग इट वेरी कंफर्टेबली, बट एक मार्जिनल लेवल फार्मर के लिए ये बहुत प्रॉब्लम होती है। राइट, बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और आपने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में या अभी के टाइम में ये देखा है कि क्या जो हमारा इंडियन यूथ है, आर दे ऑल्सो कमिंग इन फॉर मोर ऑफ एग्रीटेक स्टार्टअप्स, या फिर वो क्या फार्मिंग में आना चाहते हैं, या ऐसा भी नहीं है? ये मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत मेजोरिटी मुझे दिख रहे होंगे जो फार्मिंग में आना चाह रहे होंगे। अदर कैरियर ऑप्शंस ज़्यादा लिक्रेटिव लगते हैं एट द इनिशियल स्टेज, बट या देयर आर अमाउंट ऑफ young students also who wanted to be the part of this agriculture economy of our country. Plus यहाँ फूड टेक्नो स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा यू विल नेवर से कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उसमें आ रहे होंगे, बट हाँ कुछ आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि मतलब कुछ आने वाले सालों में ये जो इंडिया में हमारी एग्रीटेक इंडस्ट्री है, ये मतलब $1 बिलियन इंडस्ट्री तो बन ही सकती है? नॉट द राइट पर्सन इसके लिए। ओके। क्या व्हाट विल आई से, मतलब हाँ, बट या आई थिंक नाउ द एआई इज देयर, तो अब तो एआई के साथ चेंजेस बहुत आ रहे हैं, फास्ट। बहुत डिफरेंट है इसमें। हाँ। फार्मिंग में भी अब बहुत हेल्प आ जा रही है। जिस चीज के लिए आंसर्स आपको ढूंढना पड़ता था वो आंसर्स तब आपके साथ है। वेदर फोरकास्ट आपके साथ है, आपकी प्लांट की हेल्थ आपको आपका मोबाइल ऐप बता देता है। तो बहुत सी चीजों में वही मैं आपसे कह रही हूँ, कितने इनोवेशंस फार्मर यूज करे उतनी ही ज्यादा हेल्प होगी। बाकी anyways our India is into the agricultural economy, so definitely with the kind of food processing startups जितने हमारी कंट्री में आएंगे, जितना सपोर्ट करेंगे पेरिशेबल क्रॉप की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में। जैसे मैंने देखा है रिसेंटली बीन टू आहार ट्रेड फेयर, तो वहाँ पे देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वर्क कर रहे हैं। फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को सेव किया जा रहा है। इनकी वेजिटेबल्स की टैबलेट्स बनाई जा रही हैं। ओके। सो योर इंटायर मील इज जस्ट इन अ वन टैबलेट। और डिफरेंट वेज है, स्नैकिंग्स बनाई जा रही हैं, एयर फ्राई किया जा रहा है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू वर्क हो रहा है। सो आई थिंक अब हेल्दी स्नैकिंग पे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं अपने जो थोड़ी यंग ऑडियंस है जो भी स्कूल में है उनके लिए भी पूछना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है दैट वी हैव फैमिली प्रेशर कि ओ वी फैमिली जस्ट वांट्स यू टू टेक साइंस एंड बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। तो स्कूल में भी आपको क्या लगता है एजुकेशन में थोड़ा सा क्या चेंज या एक अपडेट होना चाहिए सो दैट स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग, क्योंकि इंडिया जो एक हमारा देश है वो फार्मिंग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो डू यू थिंक कुछ ऐड किया जा सकता है जो अभी मिसिंग है? आई थिंक करना चाहिए, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट जो आज की जनरेशन है, बी एज अ पेरेंट, तो वी ऑल आर लाइक जो वर्किंग इन अ मेट्रो सिटी, तो अब तो फार्म से टच ही खत्म हो चुका है। अब तो टू अंडरस्टैंड फॉर दिस अपकमिंग कमिंग जनरेशन कि फार्मिंग इज अ वे, इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। दे आर नॉट ग्रोन अप इन द फार्म्स कि देख रहे हैं और क्या चीज़ है, उनको नहीं पता कि दाल कैसे आ रही है। सो आई थिंक स्कूल हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चेंज आना चाहिए। कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए इससे रिलेटेड, जिससे आप ये तो हर एक स्टूडेंट सा हर एक पर्सन के लिए आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट कि ग्रो कैसे करते हैं अपना फूड। एवरीबडी शुड नो हाउ टू ग्रो योर फूड। आप रूफ टॉप गार्डनिंग करो, आप बालकनी गार्डनिंग करो, बट यू शुड नो हाउ टू ग्रो योर फूड, एंड दैट समथिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और इसकी ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो वी आर तो लाइक हम कितनी अपनी तरफ से कर सकते हैं, वी आर गिविंग, हम हेल्प भी करते हैं जो हमारे फार्म पे। वी आर वेलकमिंग अदर्स ऑल्सो टू कम एंड लर्न द बेसिक ऑफ फार्मिंग, जैसे मशरूम की फार्मिंग में। बट अगर इन अ बिग लेवल, बड़े लेवल पे हम बात करें तो आई थिंक होना चाहिए।
नहीं, आई 100% अग्री विद यू। और एक्चुअली मेरे नाना जी ही इज़ ऑल्सो अ फार्मर। ओके। तो मेरी मॉम तो बाहर, एज यू सेड, टेरेस फार्मिंग, या कभी नीचे का घर होता है तो वो सब घिया और हाँ। बैंगन, लेडी फिंगर्स, ये सब उगा लेती हैं। हाँ। बट हाँ, मैं आने वाली जनरेशन, अपनी ही बात करूँ तो मुझे नहीं आइडिया है कि अरे ये कैसे होगा, या हाँ। क्योंकि हम तो अपने ऐसे डेली लाइफ में इतना बिजी हैं। हम्म। बट आई एम श्योर कि अगर हाँ, अगर आप बात करो तो बच्चे मिट्टी में हाथ भी नहीं डालना चाहते। हाथ, हाँ। नाखून खराब हो जाएंगे, हाथ गंदे हो जाएंगे। सो वो बच्चे सीखेंगे तभी एक नेक्स्ट जेन ऑफ हमारे इंटेलिजेंट फार्मर्स आई थिंक आ पाएंगे। द वे वी टॉक अबाउट अदर इंडस्ट्री, द सेम थिंग इज फूड, एंड फूड इज समथिंग इज इरिप्लेसेबल। हम्म। फूड को कोई और चेंज नहीं कर सकता, फूड तो हमें उगाना ही पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज द ओनली इंडस्ट्री दैट विल वर्क इन फ्यूचर। एआई सब कुछ खत्म कर देगा, खाना तो बिल्कुल हम तब भी खाएंगे, बिल्कुल। है ना। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत वहाँ इनोवेशंस आएंगे, लेकिन ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे एटलीस्ट रनिंग रहेगी। बाकी तो वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ द अदर कि कैसे क्या होने वाला है। राइट या सो फार्मिंग तो सबको आनी चाहिए, बेसिक फार्मिंग सबको आनी चाहिए। राइट राइट। बिल्कुल। मुझे भी नहीं आती थी, टू बी वेरी क्लियर। मैंने पौधे भी खुद नहीं लगाती थी, वो तो फिर शुरू किया तो आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आपका कोई ऐसे इंस्पिरेशनल फिगर रहे जिनको देख के भी आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली इन टर्म्स ऑफ फार्मिंग या फिर दिस प्रोसेसिंग बिजनेस, लाइक ओ दे हैव डन इट देन आई कैन आल्सो डू इट? No, not as such in terms of the. I said na I wanted to own my product. ओके। So that was the biggest my जो मुझे push कर रहा था कि I have to own something. And उसके साथ एक और चीज़ थी कि natural preservative free पे ही जाना है. I don't want to get involved जो unhealthy products दे रहे हैं, because I myself is very much conscious what goes inside me, what goes inside my family. So I always wanted to make sure कि food should be healthy. तो उस कॉन्सेप्ट पे ही वर्क किया था। सो इट्स माई ओन पुश दैट आई वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन। बाकी माई फैमिली इज एग्रीकल्चर बेस्ड। माई फादर दो इज इन टू द आर्मी, बट माई एंटायर फैमिली इज स्टिल हमारे गाँव में हमारी आज भी खेती हो रही है, ट्रेडिशनल वे में ही खेती हो रही है। और मैंने ज़्यादा तो नहीं सुना है कि मतलब प्रेजर्वेटिव फ्री फूड इंडिया में मतलब कोई इतने बड़े लेवल पे दे रहा हो, तो उसका भी आपने मतलब कैसे सोचा कि अच्छा प्रेजर्वेटिव फूड ठीक है बनाना है, बट डिड यू टेक एनी लाइक कोर्सेज एंड, और उसकी इंस्पिरेशन कैसे थी? मैंने कोई टेक्निकल कोर्स तो नहीं किए थे, बट आई रेड सर्टेन बुक्स। आई हैड गॉन थ्रू इंटरनेट में जो भी मटेरियल अवेलेबल था। आई मेट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आई वेंट टू द कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। वहाँ पे अंडरस्टैंड कि किस तरह से इसको किया जा सकता है, व्हाट्स द टेक्नोलॉजी बिहाइंड। एंड हर प्रिजर्वेटिव जो हम बात करते हैं कि हर प्रोसेस फूड बैड होता है, सो इवन दैट्स लर्निंग फॉर मी ऑल्सो कि नो, ऑल द प्रोसेस फूड आर नॉट बैड। is the depend upon the kind of processing we are doing. If we are doing deep frying या हम न्यूट्रिशन लॉस हो रहे हैं, वी आर डूइंग स्प्रे ड्राइंग, कुछ ऐसी टेक्नो हैं चीज़ें जिसमें प्रोडक्ट अनहेल्दी बनते हैं, तो वो लर्निंग ली, टेक्निकली सीखा। प्लस फूड टेक्नोलॉजीज इज अ मस्ट इफ यू आर इन अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, you should go with a food technologist only. That's the food safety norms also. So उनसे आई अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है, कि हम क्या इसका ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। इफ़ आई डोंट वांट टू ऐड द केमिकल, सो व्हाट शुड बी द ऑल्टरनेटिव। तो ट्राई किए, कुछ प्रोडक्ट फेल हुए, फिर जो पॉजिटिव आया उसके साथ वी केम इन द मार्केट। और आपने पॉली हाउस की बात करी, तो उसमें जो आपने वेजिटेबल्स उगाए और जो उसके बिना नॉर्मल आप फार्मिंग कर रहे थे, तो उसमें प्रॉब्लम सेम थी या उसमें अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? अलग प्रॉब्लम होती है। इफ़ आई टॉक अबाउट जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ है वो अलग है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉली हाउस इज अ प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन। तो प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन में अलग प्रॉब्लम होती है कि फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, बिकॉज वो एक क्लोज इनक्लोज एरिया में हो रहा है, मल्टीपल क्रॉप्स नहीं है नियर बाई फॉर द पॉलिनेशन। सो वो एक प्रॉब्लम होती है। ओपन फील्ड फार्मिंग में मेरे साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी, साइज़ बहुत अच्छा नहीं था, ईल्ड बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, वर्सेस जो ईल्ड पॉली हाउस में थी वो बहुत बेटर थी। तो ओपन फील्ड की ईल्ड बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। ओके। तो अब फ़िलहाल आप अपना सारा प्रोड्यूस और कैन गुड्स भी इंडिया में ही आप एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया में ही भेज रहे हो या इंडिया से बाहर भी आप इसे एक्सपोर्ट कर रहे हो? अभी तो वी आर लाइक आई टोल्ड यू बहुत न्यू है। सो वी आर फोकस्ड कि धीरे धीरे हम कैसे अपनी ब्रांड ग्रो करें।
साइमल्टेनियसली हम लोग जॉब वर्क भी कर रहे हैं विद आवर यूनिट, तो अदर ब्रांड्स को हम अपना प्रोडक्ट सप्लाई करें फॉर इन देयर लेबल, प्लस एक्सपोर्ट मार्केट में वी आर गेटिंग गुड कनेक्ट्स। सो उस पे आई एम स्टिल इन लाइक डील चल रही है, अभी बात हो रही है, स्टिल आई हैड नॉट सेंड माई प्रोडक्ट एट येट इन द एक्सपोर्ट मार्केट, अभी इंडियन मार्केट में ही वी आर सेलिंग। ओके, बट होपफुली इन द नियर फ्यूचर एक्सपोर्ट भी शुरू करेंगे। ग्रेट, या विशिंग यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू वर्षा। तो दीप्ति जी, ये बताइए कि कस्टमर का क्या व्यू रहा है, मतलब आपने इतने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो बना दिए, बट कस्टमर की तरफ से क्या चैलेंजेस आते हैं? नहीं, एंड कस्टमर्स आर ऑलवेज वेलकमिंग, वो प्रोडक्ट्स बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज टू प्लेस योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, कस्टमर के पास पहुंचाना इज द चैलेंज। दो इट्स बीन ईजियर, जो आप कहते हैं कि अब तो इतने क्विक कॉम्स आ चुके हैं, ऑनलाइन है, बट वहाँ पे भी स्ट्रगल रिमेन्स द सेम। जो जीटी में जैसे स्ट्रगल है हर शॉप पे पहुँचाना, तो सेम स्ट्रगल है ऑनलाइन भी, आपको अपने प्रोडक्ट को टॉप सर्च पे लाना। राइट। तो कस्टमर के पास पहुँचाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक स्मॉल न्यू स्टार्टअप्स को फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इशूज, मार्केटिंग बजट कम होता है, तो वो एक चैलेंज होता है। बाकी मेरे प्रोडक्ट्स में पर्सनली कंज्यूमर रिस्पॉन्स वाज रियली गुड, दे आर वेरी हैप्पी कि उनको इतने ऑथेंटिक फ्लेवर्स, इतना अच्छा ऑथेंटिक दशहरी का टेस्ट या इस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बिना प्रिजर्वेटिव मिल रहे हैं। सो मदर्स आर वेरी हैप्पी कि हम बच्चों को एक्चुअली मैंगो ड्रिंक दे सकते हैं विद द हेल्थ बेनिफिट ऑफ मैंगो। राइट, या सो तो एज ऑडियंस अगर मैं आपके प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहूँ, तो आई हैव सीन योर वेबसाइट दो, तो Right. इसके अलावा अब हमारे पास जो एप्स हैं तो उनके थ्रू भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, ब्लिंकिट या समथिंग लाइक दैट? Blinkit and other quick com पे we are working, hopefully in near future we will be live soon, plus Amazon, Flipkart we are live, वहाँ पे we are selling, and we are doing the direct selling through WhatsApp and through our website also. Oh, that's great. Yeah. कुछ ऐसे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के बारे में भी आप बता सकते हो जो हम घरों पे यूज़ कर सकते हैं? आज के टाइम में समर्स भी आ गए हैं, तो जैसे बात करें, जो मैं अपने प्रोडक्ट को प्रिजर्वेटिव फ्री बोलती हूँ, तो इट्स लाइक हम उन प्रोडक्ट्स उस चीज़ को यूज़ करते हैं जो हम अपनी किचन में यूज़ करें। इफ आई टॉक अबाउट शुगर, सॉल्ट, तो हम सल्फर लेस शुगर है हम वो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को नेचुरल बनाने के लिए। जो उसकी टेक्निकल एक होती है, जैसे आप जूस बना रहे हो तो देयर आर सर्टेन टेक्निकल थिंग्स आल्सो टू मेंटेन द ब्रिक्स लेवल, शुगर लेवल, तो उसके लिए शुगर एंड सॉल्ट इस काइंड ऑफ एक जो हम घर का अचार जैसे हम प्रिजर्व कर रहे हैं, सो वी आर नॉट यूजिंग एनी केएमएस, कोई सोडियम, हम ये सब सोडियम बेंजोएट हम नहीं डाल रहे, वी आर जस्ट एडिंग ऑयल हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गई, इस काइंड ऑफ चीज़ें। राइट, एंड विनेगर। हाँ, विनेगर हो गया। ओके, और आपके इस अगेन इस जर्नी में और भी चैलेंजेस थे थ्रू प्लेयर्स जो मार्केट में ऑलरेडी थे उनके साथ? एक्चुअली आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम जा रहे हैं, सो आई सेड ना, आइदर तो यू आर लाइक द ओनली वन इन द मार्केट, बट अगर आप ओनली वन इन द मार्केट हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड कस्टमर का ही उनको इंस्पायर करना कि वो आपका बाय करें। और इफ़ यू आर विद द दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहे हैं, तो सबसे पहले कस्टमर का रिस्पॉन्स होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई शुड आई बाय योर्स, कंफर्ट है, चल रहा है, हम बड़ी ब्रांड का खरीद रहे हैं, ब्रांड की वो भी है। क्योंकि न्यू स्टार्टअप के साथ लोगों को एक प्रॉब्लम लगती है कि पता नहीं आप कल हो या ना हो, ये है, बिकॉज बहुत से स्टार्टअप्स आते हैं जो सस्टेन नहीं कर पाते हैं बिजनेस को, तो बहुत लॉन्गर रन में नहीं चल पाते, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए भी लोग बड़े नाम के साथ, बड़ी ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं कि ये तो हमेशा रहेंगे, ये सपोर्ट करेंगे हमें। तो ये चीज़, ये सबसे वाली जो प्रॉब्लम है, ये एंड कंज्यूमर के लिए नहीं आती है, ये मार्केट में मिडिल मैन्स के लिए आती है। जैसे आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है, तो वहाँ पे दे विल गो विद द ब्रांड, आप किस काइंड ऑफ सपोर्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड कंज्यूमर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ गुड प्रोडक्ट, सो जैसे अगर आपका प्लेसमेंट अच्छा है तो कस्टमर विल डेफिनेटली बी हैप्पी टू बाय। और जैसे निंजा कार्ट है या और भी एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, तो क्या ऐसा कभी कोई सिनेरियो रहा जहां आप किसी ओनर से मिले और उन्होंने कोई आपसे एडवाइस शेयर करी हो विच केम रियली हैंडफुल? हाँ, इस जर्नी में काफ़ी सीनियर लोगों से मिली, और जैसे एक चीज़ मैंने देखी इंडस्ट्री में कि जो फाउंडर्स होते हैं
दो फ्रॉम द बिगर ब्रांड ऑल द स्मॉलर ब्रांड, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं. लाइक वी आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, स्मॉल टाइम थे, सो वी वेंट टू द बिगर प्लेयर्स ऑल्सो of our this thing, and we upfront ask for the support that we are very new, but we wanted to sustain, so they are very welcoming. So I think एक फाउंडर का पेन समझ सकता है, बिकॉज दे ऑलवेज सेड कि हम भी थे 10 साल पहले आपके जैसे, हमने भी 5,000 की बिलिंग से काम शुरू किया था. आई जस्ट मेट वन ऑफ द ब्रांड ओनर अभी आहा ट्रेड फेयर में, सो आई आस्क हिम कि कैसे करे या ये चैलेंजेस है. बोले he is like a very huge stall. So he said कि I started like 8 years back with just 2,000 rupees billing a month, and now today here I am. तो बोले वो समय लगेगा, धीरे धीरे मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, बट एक फाउंडर्स का नेटवर्क है जो ऑलवेज सपोर्ट करता है. बट कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कभी कभी आपके ब्रांड की कॉपी हो जाएगी या कुछ क्वालिटी इश्यूज हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. अदरवाइज आई विल से कि मुझे तो अभी तक मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि पीपल आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, बट यू हैव टू गो एंड आस्क. अगर आप बैठ के आप सोचोगे कि मुझे हेल्प मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी. सो यू हैव टू गो, यू हैव टू आस्क, तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी. एंड दीप्ति जी, आई एम हाईली इंस्पायर्ड टुडे. थैंक यू वर्का. तो कोई लास्ट एडवाइस जो आप मेरे ऑडियंस के लिए देना चाहोगे फॉर द पीपल who are thinking, who have just started their startups in agriculture in India, तो उनके लिए आप कोई एडवाइस? एडवाइस तो आई विल से सब वही चीज़ जो हमने अभी पूरे में डिस्कस की. पहले तो टेक्निकली चीज़ें समझनी पड़ेंगी. अनटिल एंड अनलेस आप थॉरो नॉलेज नहीं होगी किसी चीज़ की, उस पर सक्सेस बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती. और प्लस देयर आर ऑलवेज बेबी स्टेप्स दैट नीड्स टू बी टेकन, वही लॉन्ग टर्म सक्सेस पे लेके जाए. इफ़ वी वांटेड कि ग्राफ ऐसे जाए तो वो ग्राफ फिर ऐसे भी हो जाएगा. सो ग्राफ शुड बी ग्रेजुअल. और एक चीज़ जो अभी मैंने आपसे बात की कि हेल्प मांगनी पड़ेगी. यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू सीक हेल्प, यू हैव टू आस्क पीपल, तभी चीज़ें आई थिंक आगे बढ़ती हैं. एंड ऑल्सो बी माइंडफुल इन चूजिंग योर पार्टनर्स, because if you have the love and support of your family, तो भी आपको I think आपकी definitely I would say my entire strength lies with my partner. He is the one who is always give his support. He's like kind of pillar to me. So for my any breakdown moment, any moment I can go to him, I can cry, I can discuss, I can fight also. So he is the one जो मेरी सारी क्रिबिंग भी सुनता है, मेरी सारी प्रॉब्लम भी सुनता है. So obviously एक support of the partner, support of your friends, your family, it's very much is there. तभी आप अपने struggle में successful हो सकते हो. Until and unless आपके पास आपके backup में आप happy family नहीं है, तो very very difficult to struggle in that. Because मैंने जो देखा है startups में anxiety issues आते हैं founders को, depression issues आते हैं, because daily things are not the same. थैंक यू दीप्ति जी, आपसे बहुत ही अच्छा लगा आज बात करके. एंड विशिंग यू लोड्स ऑफ सक्सेस फॉर फ्यूचर. थैंक यू वर्का, थैंक यू. इट्स माय प्लेजर कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, एंड इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू. आई होप इससे किसी भी को अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो दैट वुड बी अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. श्योर, आई एम डेफिनेटली श्योर. थैंक यू. थैंक यू वर्का.